कैसे हैं आप लोग? फिर शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखी गई हैं और 1 2 3 4 5 इस पर हम लोग काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहला काम इन रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए चेक कर सकते हैं है क्या रिएक्शन। कॉपर सल्फेट गेट कर रही आयरन के साथ कॉपर एंड आयरन सल्फेट बन रहा है। अब इसमें दिखाई क्या पड़ रहा है, ये क्या कहेंगे, क्यूप्रस सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट। वैलेंसी अगर इसकी कम है तो क्यूप्रस, ज्यादा है तो क्यूप्रिक। वैलेंसी पता कर सकते हैं आराम से, दो दो सल्फेट का दो होता है, यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब कॉपर की भी दो है, इसका मतलब ये अधिक वैलेंसी वाला है तो क्यूप्रिक सल्फेट है। और यहाँ पे आयरन सल्फेट है, यहाँ देख लीजिए, इसको फेरस सल्फेट बोलेंगे, फेरिक सल्फेट बोलेंगे। सल्फेट है, दो दो वैलेंसी है, आयरन की दो, सल्फेट की दो। तो आयरन की वैलेंसी एक या दो होती है, तो वैलेंसी ज्यादा है तो इस बोलेंगे, कम है तो हम बोलेंगे अस बोलेंगे। ठीक है, खैर वो तो अलग बात है, अब इसको समझिए। अब आते हैं मैग्नीशियम के केस में। हाँ, इसकी बैलेंसिंग देखें तो बैलेंस है कि नहीं है। कॉपर वहाँ एक है, यहाँ एक एक हो गया कंप्लीट, सल्फेट कंप्लीट, आयरन कंप्लीट। यहाँ मैग्नीशियम एक, यहाँ मैग्नीशियम एक, आयरन एक, वन सल्फेट, ये कंप्लीट है। जिंक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होना चाहिए। जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, कलरलेस होता है। अगर हम डायलूट HCl ले लेते हैं तो HCl के साथ जिंक क्लोराइड बना देगा, वो भी कलरलेस होता है। बैलेंस करते समय यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है क्योंकि क्लोरीन वहाँ पे 2 है। ठीक है, फोर्थ केस में अगर आते हैं तो जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, फिर बना रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। इसी तरह फिफ्थ रिएक्शन में आएंगे तो लेड रिएक्ट कर रहा है क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ। अब हम क्यूप्रिक बोल रहे हैं, मतलब समझ गए वैलेंसी ज्यादा है, तो कॉपर की यहाँ वैलेंसी 2 दिख रही है तो ज्यादा है क्यूप्रिक क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड एंड कॉपर डिस्प्लेस कर रही है। अब ये सारी रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट की एक रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है, मोटा मोटा समथिंग इज गोइंग टू डिस्प्लेस, कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, तो इन सब रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और कैसी डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए समझना है आपको, तो सिंगल रिएक्शन के डिस्प्लेसमेंट को आपको समझना है कि कैसे उसको पहचाने। इसमें सबसे पहली पहचान तो ये है कि मूवमेंट ऑफ वन कैटायन का होता है। वन कैटायन वन एनायन का एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज ऑफ वन एनायन एंड वन कैटायन कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, देख लीजिए। कॉपर सल्फेट है, यहाँ आयरन। अब कॉपर सल्फेट क्या है, सोल्यूशन फॉर्म में रहेगा, आयन बनाएगा। कैसा, इसमें एक कैटायन बनाएगा, एक एनायन बनाएगा। पहचान हो गई, यही बना रहा है, एक कैटायन एक एनायन मिल गया तो मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इस केस में आयरन सल्फेट है, आयरन कैटायन बनाएगा, एनायन बनाएगा, कैटायन एंड एनायन, तो यहाँ पे भी मिल गया, ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सल्फ्यूरिक एसिड केस में भी देखेंगे, यहाँ एक कैटायन एक एनायन, हाइड्रोजन कैटायन बनेगा, सल्फेट एनायन। यहाँ पे भी देखेंगे कॉपर सल्फेट केस में कॉपर कैटायन बनाएगा और एनायन बनाएगा। ये इसी तरह से हम पहचान लेते हैं कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक तो ये पहचान, दूसरी पहचान इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी आप दूसरा अगर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो वन मेटल इज इन सॉलिड स्टेट, एक मेटल इसमें सॉलिड स्टेट के फॉर्म होगा। जैसे यहाँ देखिए, आयरन सॉलिड फॉर्म में, मैग्नीशियम सॉलिड, जिंक सॉलिड फॉर्म में, जिंक सॉलिड फॉर्म में, लेड सॉलिड फॉर्म में, ये सब के सब एक स्टेट सॉलिड स्टेट फॉर्म में होंगे। while other metal is in aqueous form, एक्वस स्टेट, तो दूसरा मेटल जो पाया जाएगा वो एक्वस स्टेट में होगा। एक्वस है, यहाँ भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। तो पहचान ये है कि इसमें एक मेटल सॉलिड स्टेट में होगा, दूसरा मेटल एक्वस के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आसान है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट पहचानने का दो तरीके हैं, वन कैटायन वन एनायन का एक्सचेंज देख लीजिए हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और एक मेटल अगर सॉलिड फॉर्म में, दूसरा मेटल अगर सोल्यूशन फॉर्म में है तो भी वहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है,
अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जैसे पहला केमिकल रिएक्शन है, आयरन का नेल ले लो, आयरन की जगह आयरन नेल को अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर देते हैं और 5-6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे जो ब्लू कलर है, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट है, वो डिसअपियर होने लगता है और धीरे धीरे लाइट ग्रीन बन जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत केयरफुली इसको समझ लीजिए। आयरन नेल को अगर ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप रखेंगे तो धीरे धीरे ब्लू कलर डिसअपियर होने लगता है, लाइट ग्रीन कलर आता है फेरस सल्फेट का। और आयरन नेल के ऊपर जो कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो रेडिश ब्राउन डिपोजिशन मिलता है आयरन नेल पे। इसी तरह जिंक वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, उस पर भी समझ लीजिए। जिंक अगर कॉपर सल्फेट साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट बनाएगा एंड कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। जिंक एक स्टेप ले लीजिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लीजिए, ब्लू कलर सोल्यूशन होगा, ब्लू कलर सोल्यूशन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा, कलरलेस होने लगेगा और जिंक पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और कॉपर कलर रेडिश ब्राउन डिपोजिशन इस पे मिलेगा। ठीक, अब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? जो ज्यादा तगड़ा होगा, मजबूत होगा, एक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा, वही करेगा। इसके लिए एक्टिविटी सीरीज होती है बेटा। एक्टिविटी सीरीज आप अच्छे से समझ लीजिए। एक्टिविटी सीरीज को याद करना पड़ता है, कई बार उसके लिए शॉर्टकट बनाना पड़ता है। जैसे एक शॉर्टकट यहाँ बना हुआ है, काना कमाल जी आयरन लेडी है बाई कोसी गोपाल। अब आप भी अपना इनोवेशन कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसी चीज को आप करें, आप इसको देख सकते हैं। क से पोटेशियम, के आ जाएगा, ना से सोडियम आ जाएगा, क से सी आ जाएगा, एम से मैग्नीशियम, अल से एल्युमिनियम, जी से जिंक, आयरन आयरन लेडी लेड है। काना कमाल जी आयरन लेडी है, यहाँ तक का काम हो गया। और मोस्ट रिएक्टिव जो है ये है पोटेशियम। यहाँ से हमने ग्रेटर देन का साइन लगाते चले जा रहे हैं, इधर लेस लीस्ट रिएक्टिव की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाई कोसी गोपाल, कोसी में को मतलब कॉपर, सी मतलब सिल्वर एजी, गो मतलब गोल्ड एयू एंड पाल मतलब प्लेटिनम। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, आसान है। बस दो ही नियम याद रखना है, एक केटायन एक एनायन का मूवमेंट हो जाएगा और एक मेटल सॉलिड स्टेट में होगा, दूसरा मेटल एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन रिएक्शंस को देखिए, फिर उसी हेड पे हम आगे बैलेंस एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इन रिएक्शन को समझना है और इनका नाम बताना है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, बेरियम सल्फेट। और इसी तरह लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, लेड आयोडाइड बनाता है, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, इनसॉल्युबल नेचर होता है प्रेसिपिटेशन। AgCl जो होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन में NaCl डाल देंगे तो हमको AgCl मिलता है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है बेटा, अब इनको पहचानना है, ये रिएक्शन क्या है। इस रिएक्शन को पहचानने के लिए ये सारी कैटेगरी, जो तीनों कैटेगरी हैं, एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। डबल डिस्प्लेसमेंट देखो पहचानना के लिए सबसे जरूरी है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ टू कैटायंस एंड एनायंस। इसमें मूवमेंट ऑफ टू कैटायंस एंड टू एनायंस होगा। ये चेक कर लेंगे, जहां जहां ऐसा होता जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा। दूसरा क्या प्रॉब्लम कर सकते हो, बोथ द मेटल सॉल्यूशंस, बोथ द metals are in aqueous state। सब एक्वस स्टेट में होगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक मेटल सॉलिड स्टेट में था और दूसरा मेटल एक्वस स्टेट में था। यहाँ पे दोनों के दोनों ही मेटल्स जो होंगे वो एक्वस स्टेट में होगा और एक्टिविटी सीरीज को फॉलो करेगा। जो ज्यादा तगड़ा होगा, मोस्ट एक्टिव होगा वो रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा अपने से लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को। अब यहाँ पहचानते जाइए, यहाँ कौन सा है, Na+ है, यहाँ सल्फेट है,
एक केटायन, एक एनायन, यहाँ बेरियम, यहाँ क्लोराइड। एक केटायन, दो केटायन हो गए, दो एनायन हो गए, दो केटायन और दो एनायन का मूवमेंट हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, ऐसे पहचान लेना है। और दोनों को दोनों मेटल जो होंगे, यहाँ सोडियम मेटल है, यहाँ बेरियम मेटल है, दोनों दोनों किस फॉर्म में, एक्वस स्टेट में है। ठीक है, ये दो पहचान हो गई, दोनों पहचान लीजिए। अगर दो मेटल आयन हो रहे हैं या दो कैटायन हो रहे हैं, दो एनायन अगर यहाँ पे हैं, तो इन दोनों का आपस में एक्सचेंज से ये रिएक्शन फैसिलिटेट होता है। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल एग्जांपल। आपको रिएक्शन दिया जाएगा, पहचान लीजिए। लेकिन इस पे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने लिख दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट कहाँ कहाँ बनेगा, कहाँ कहाँ येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, इसी पे क्वेश्चन बनाते हैं, AgCl को व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, अभी रिएक्शन को बैलेंस अगर करना है तो देख लें, मोस्टली बैलेंस मिलती है, कहीं कहीं दिक्कत होगी तो करिए। यहाँ सोडियम 2 है, वहाँ सोडियम 1 है, तो क्या करना होगा, सोडियम को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लोरीन वहाँ पे अब 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 कंप्लीट है, बेरियम 1, सल्फेट सल्फेट कंप्लीट है। ठीक है, लेड नाइट्रेट केस में देख लीजिए, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब एक्वस है, सब एक्वस फॉर्म में, ये सब एक्वस फॉर्म में, दोनों एक्वस मेटल जो होंगे एक्वस फॉर्म में होंगे। यहाँ एक्सचेंज किसका हो रहा है, लेड का हो रहा है और पोटेशियम का हो रहा है। अब कौन किसको एक्सचेंज कर रहा है देख लीजिए, सोडियम बेरियम, कौन ज़्यादा एक्टिव है, के एन ए, ना जो है पहले आया था, बहुत पहले था, तो ना हमेशा इससे ज़्यादा ना, तो इसको सोल्यूशन से बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है, जो बचा कुचा होता है वो बेरियम सल्फेट है। बचे कुछ ही मिलते हैं इन लोगों को, जो तगड़े होते हैं ना वो काम का सारा चीज़ ले जाते हैं, यहाँ से क्लोरीन उठा ले गया वो, देखो NaCl। यहाँ पोटेशियम तगड़ा था, काना के पोटेशियम सबसे पहले ले गया, नाइट्रेट को यहाँ से उड़ा दिया, लेड नीचे था तो देखो डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ सोडियम ऊपर बैठा हुआ, सिल्वर कहाँ बिल्कुल नीचे बैठा है, तो सिल्वर को भगा दिया, सोडियम नाइट्रेट बन गया, AgCl बन गया। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, कंक्लूजन क्या है इन सब रिएक्शन का, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस lesser reactive metals in all the displacement reactions, in all the displacement reactions। ठीक है बेटा, तो इनको इस तरह से अब इनको बैलेंस करके देखें तो लेड यहाँ पे कितना है, एक मतलब समझ में आ गया ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेसर रिएक्टिव मेटल्स इन ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जितनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वो शॉर्टकट याद रखिएगा। ठीक है, काना काना कमाल जी आयरन लेडी हैं, इतने ही याद रखो तो भी काम चल जाएगा। तो लेड 1 है, यहाँ लेड 1 है, ठीक है, नाइट्रेट यहाँ 2 है, नाइट्रेट 1 आ रहे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आराम से। पोटेशियम 2 हो गया, आयोडीन यहाँ 2 है, तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, रिएक्शन बैलेंस। यहाँ देख लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट सबसे पहले जब भी ये नाइट्रेट फाइटेट ये सब सल्फेट ये सब दिखे, इनको पहले पकड़ लो, हाँ नाइट्रेट कंप्लीट है, सोडियम 1 कंप्लीट, क्लोरीन 1, हाँ ये तो रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का था, इसकी पहचान समझ लीजिएगा, मूवमेंट ऑफ टू कैटायंस एंड एनायंस, या एक्सचेंज ऑफ टू कैटायंस एंड टू एनायंस, मिस हो गया, टू एनायंस, टू कैटायंस एंड टू एनायंस, ये इंपॉर्टेंट है। और बोथ द मेटल्स आर इन एक्वस स्टेट में होंगे तो भी रिएक्शन, दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कुछ रिएक्शन फिर से लिख दिया है, वही काम करना है हमको, बैलेंस करना है। अब बार बार नहीं करेंगे, हमने बैलेंस एंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको बताना है। अब कोर टॉपिक जा चुका है ऑलमोस्ट, जो 90% आपका इस चैप्टर में है वो कंप्लीट है, इसमें बहुत शॉर्ट में चलना है।
हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इतना कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन फॉर्म में आ जाता है, इसलिए मैंने अलग से इस रिएक्शन को लिख दिया। ये रिएक्शन थोड़ा सा अलग है और इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है लोगों को। तो समझ लीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड है, नाम लिखना सीख जाइए। बेरियम Ba मतलब बेरियम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड बनाते हैं। अमोनिया, ये एरो लगा दिया अपवर्ड, मतलब गैस रिलीज हो रही है, और वाटर, बाद में ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, अभी लिखा नहीं है। ये कंबाइंड होकर अब क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, NH4OH। लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझते रहिए। तो अब ये कौन सा रिएक्शन है, इसमें वही देखिए, एक कैटायन है, दो कैटायन, एक एनायन, दो एनायन। तो दो कैटायन दो एनायन का अगर कोई रिएक्शन होगा तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और इसमें खास बात है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसकी जिक्र कर रहे हैं। एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब है जिस बीकर में ये रिएक्शन होगा वो बीकर ठंडा हो जाएगा, ये पहचान बताया है। एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे आप, अमोनियम क्लोराइड मिलाइए बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, बीकर आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, चिल्ड, फ्रिज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठंडा। तो ये पहचान होती है, तो ये रिएक्शन पूछा गया था, इसलिए इसको आप देख लीजिए, इंडोथर्मिक नेचर होता है। अमोनियम क्लोराइड जब भी बात होगी हमेशा मान के चलिए कि पानी में घुला या इससे रिलेटेड कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो वो इंडोथर्मिक होगा। ठीक है। अब हम, और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बहुत आसान है, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमने कर दिया है, यहाँ से चेक कर लीजिए, बेरियम एक एक है, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दो था, कहीं हाइड्रोक्साइड नहीं दिखा, तो कोई बात नहीं, हम बेरियम को पकड़ते हैं पहले। बेरियम कहाँ घुसा है, ये Cl2, तो Cl2 में क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन दो है, तो यहाँ पे एक है, तो हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी अमोनियम ग्रुप बन गया, अमोनियम ग्रुप मतलब डबल हो गया। अब अमोनिया देख लीजिए, नाइट्रोजन पे आ जाता है, नाइट्रोजन दो करना है तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो होते हैं बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ 6, और उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन दो था, तो यहाँ पे इसलिए दो से मल्टीप्लाई हो गया, लास्ट में हाइड्रोजन से जोड़ लीजिए, 6 यहाँ हो गया, 4 10 हो गया, तो यहाँ 8 हो गया, 2 10, तो रिएक्शन कंप्लीट, बैलेंस। अब बात करते हैं, ये दो तीन रिएक्शन इधर है, ये थोड़ा टॉपिक से अलग है, इसको इसलिए हटा देते हैं, इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा बताना जरूरी था। डबल डिस्प्लेसमेंट इंडोथर्मिक रिएक्शन है, और वैसे ही आ जाएगा, आपका नाम लिखने के लिए आ जाएगा कि कौन सा रिएक्शन है, हो सकता है इस साल आ भी जाए। एनीवे, अब ये जो रिएक्शन है इनको भी बैलेंस करना है, बैलेंस में कर लिया, आसान है बैलेंस करना, प्रैक्टिस अब आप करिए। अब इस रिएक्शन को समझना है कि रिएक्शन हो क्या रही है। इसमें कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ के कॉपर ऑक्साइड, अब ये कॉपर कौन सा है, क्यूप्रिक है, क्यूप्रिस है, क्यूप्रस है या क्यूप्रिक, कैसे पता करेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, कॉपर की वैलेंसी फाइंड आउट कर लो, नहीं पता तो फाइंड आउट कर लो। ऑक्सीजन की तो दो होती है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब ये भी दो है, तभी दो दो कैंसिल होके एक हो गया है, यानी ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। कलर याद रखिएगा, ब्लैक, क्यूप्रिक ऑक्साइड कहीं भी बनेगा तो ब्लैक कलर का होगा। कॉपर जब भी होगा रेडिश ब्राउन या ब्राउन, रेडिश ब्राउन भी याद रखिए, ब्राउन कलर होगा। ये सब बिल्कुल रट लीजिए, और सारे क्वेश्चन इसी में ही घूमेंगे आपके, तो रेडिश ब्राउन। ठीक है बेटा, अभी रिएक्शन हो क्या रहा है, इसी तरह तीसरा रिएक्शन देखते हैं, अभी बाद में बात करते हैं उस पर हो क्या रहा है, पहले समझिए हो क्या रहा है। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दी, तो कॉपर अलग हो गया, ब्राउन कलर मिल गया, रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर मिल गया, पानी अलग हो गया। इस रिएक्शन में देखिए, ये Mn है, Mn का मतलब मैग्नीज, ये मैग्नीज है, मैग्नीज ऑक्साइड है। ठीक है। अब बात करते हैं ये रिएक्शन क्यों लिखा गया। इस रिएक्शन को लिखने का एक ही पर्पज है कि ये सारी सारी बेटा जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स का मतलब होता है, इसमें आरएडी हटा दीजिए, वो होता है रिडक्शन, OX जो होता है हटाएंगे तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में इतना जानिए।
चाहिए कि वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हो, रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, साथ साथ हो रही हो। और हर रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट हैं, याद रखिएगा, वो उसमें अगर वो रिडॉक्स हैं, ठीक है, अगर वो रिडॉक्स हैं तो उसमें किसी एक रिएक्टेंट का रिडक्शन होगा तो ऑटोमेटिक दूसरे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा। अगर किसी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो दूसरा रिएक्टेंट है उसका रिडक्शन हो रहा होगा। ये ऑटोमेटिक एक रूल है, वो याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन के लिए बस एक ही चीज याद रखिए, ऑक्सीडेशन में मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है किसी भी एलिमेंट में तो वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। एक वो पहचान, एक याद करिए, सिर्फ एक डिफिनेशन आपको याद रहेगा तो बाकी सब याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब गेन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। उसका उल्टा कर लीजिए, अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन दिखाइए, वो होता है ऑक्सीडेशन। इसलिए दोनों बातें रखनी जरूरी है। ऑक्सीजन का गेन अगर हो तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। इसी तरह रिडक्शन में आएंगे, रिडक्शन में उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लेंगे तो सारा काम खत्म, रिडॉक्स हो जाएगा, ठीक है। इन टॉपिक में हम बाद में आते हैं, पहले अब रिएक्शन की बात करते हैं। इन रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया, आसान है। कॉपर यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑक्सीजन यहाँ 2 था तो इसको करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो कॉपर को फिर 2 से करना पड़ा। इस तरह CuO में अगर आएंगे तो यहाँ देख लेंगे सब बैलेंस था तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन 1 था, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। अब कॉपर को उठाया हमने, मान लीजिए पिक किया कॉपर। अब कॉपर के साथ हम पता करना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, कैसे पता करेंगे? तो देखिए, ये कॉपर यहाँ उठाइए और इसका कॉपर यहाँ को उठाइए, दोनों देख लीजिए। इस कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी इस कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ के ये प्रोडक्ट बना है, इस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये रिएक्शन खत्म हो गया। ये रिएक्शन कैसी कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इस केस में देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ब्लैक कलर का, इसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दिया। अब इस हाइड्रोजन, इसमें और इसमें कंपेयर कर लिया। क्या कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर करके जब देखा, अरे ये क्या हुआ कि यहाँ का जो ऑक्सीजन था वो यहाँ से हट गया, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन किसे कहेंगे? रिडक्शन। तो ये रिएक्शन जो है रिडक्शन की रिएक्शन, इसमें रिडक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है? क्यूप्रिक ऑक्साइड का कॉपर में हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? कॉपर का क्यूप्रिक ऑक्साइड में, ठीक है, ऑक्सीडेशन। ये इस तरह से लिख लेते हैं तो समझ में आसानी आती है। रिडक्शन में क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है इसका रिडक्शन हो रहा है किसमें? Cu में। ये पूछा जा सकता है, ऐसे समझिए, ऑक्सीडेशन ऐसे हो रहा है, कॉपर का क्यूप्रिक ऑक्साइड, यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है? क्यूप्रिक ऑक्साइड का कॉपर में हो रहा है, ठीक है, ये समझ लीजिए। अभी हमने एक बात बोली थी, अगर कोई रिएक्टेंट दो है, अगर एक का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिक दूसरे का उसका उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो आसानी से पता चलता है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ऑटोमेटिक, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि हाइड्रोजन देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिएक्शन में अगर दो रिएक्टेंट है तो एक का अगर रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन, अगर एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इनको हटाते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
उस पर हम बात करते हैं। इससे नीचे वाली जो रिएक्शन, ये इस पर बात करते हैं। ये थोड़ा हटके हैं, इसलिए इसको जरूरी है। क्या इसमें दिया है, मैग्नीज ऑक्साइड है, रिएक्ट कर रहा है HCl से, रिएक्शन हमने बैलेंस करके रखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा। Mn मैग्नीज, मैग्नीज एक एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ एक था तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने देखा क्लोरीन के बारे में देखा, तो पहले हाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन 4 तो यहाँ 4 करना पड़ गया, फिर क्लोरीन 4 करना है, तो लफड़ेबाजी सब करके 2 2 4 कंप्लीट। अब इसमें पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो रिएक्शन जो हो रहा है इसमें के कैटायन एनायन की बात अगर नहीं हो रही ना बेटा, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी खत्म हो चुकी है। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा आयनिक कंपाउंड्स होना चाहिए, कोई ना कोई तो आयनिक कंपाउंड्स होने चाहिए, तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। एक बड़ा आदमी छोटे आदमी को तभी हटा पाएगा, मतलब बड़ा मतलब ज्यादा रिएक्टिव। तो यहाँ पे ये रिएक्शन तो रेडॉक्स है, कैसे पहचानेंगे कि इसमें रेडॉक्स है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। इसमें कहीं दिख रहा है, अब डिफिनेशन देखिए, ऑक्सीडेशन का क्या होना चाहिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब मैग्नीज को अगर पकड़ लें हम, इस कंपाउंड को पकड़ लें, यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो क्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन तो हट रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन देख सकते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, एक ऐसे पहचान है। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, अरे यार तो क्लोरीन आ गया इसमें जुड़ गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या चक्कर बड़ा, बताएंगे बाद में। चलो मान लीजिए नहीं समझ में आया, दूसरे को पकड़ लो, इसको देख लो HCl का क्या हो रहा है। अब HCl में देख रहे हैं कि यहाँ तो HCl है, यहाँ क्लोरीन अकेला बैठा है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये तो हट रहा है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। फटाफट ही मिल गया हमको, तो इसका तो ऑक्सीडेशन मिल गया। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी एक का, तो दूसरे का ऑटोमेटिक रिडक्शन होगा, बस पहचान में आ गया। तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसे पहचानना होता है। मान लीजिए एक का नहीं पता चल रहा है तो दूसरे को पता कर लो, उसका देख लो। इसीलिए ये दोनों डिफिनेशन आपको याद रखना है। अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दोनों के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट क्या है, एजेंट वो होते हैं जो रिडक्शन में हेल्प करे। ठीक है, हेल्प्स रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें ही अगर हम देख लें कि रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब हम इस पर भी बात करेंगे। अब अगला रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, H2O बन रहा है, SO2 बन रहा है। अब यहाँ पता करना है किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिएक्शन रिडॉक्स है। ये सब रिडॉक्स रिएक्शन जितनी हम बात कर रहे हैं, अब रिडॉक्स रिएक्शन। अब देख लेते भाई इसमें क्या क्या हो रहा है, जिसमें से किसी को भी पता चल जाए हमको क्या हो रहा है। H2S का क्या हो रहा है, H2S का देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन आ जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन H2S की जगह है H2O, सल्फर की जगह यहाँ ऑक्सीजन हो गया। वो समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन पे पकड़ के देखते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है। हाँ, ऑक्सीजन के साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है या यहाँ पे सल्फर जुड़ गया है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है इस ऑक्सीजन में, या सल्फर जुड़ रहा है। अगर हाइड्रोजन जुड़ सकता है तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन कहीं जुड़ रहा है, तो गेन ऑफ अगर हाइड्रोजन कहीं हो रहा है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो मतलब ये रिडक्शन हो जाएगा, इसका तो रिडक्शन हो गया। ऑटोमेटिक फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका रिडक्शन कहाँ दिखा रहे हैं हम, H2O में दिखा रहे हैं, यानी कि H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिएक्शन आपका रिडॉक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं 6 में, लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड बना रहा है CO2। अब भाई लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए Pb से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो इसमें ये इसका सीधे सीधे मिल रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कार्बन में क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन अब नहीं भी पता होता इसका रिडक्शन, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। किसमें हो रहा है,
लेड ऑक्साइड का लेड पकड़ लीजिए, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है। इस तरह से आप रिडॉक्स रिएक्शन में ये पता कर सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करते हैं, कुछ जनरल क्वेश्चन बनते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट बताया, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। अब देखो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2S, ये हेल्पर की काम कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो रिडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। अब इसके रिडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है, H2S कर रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट H2S हो गया। इस केस में देख लीजिए, इसके रिडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, कार्बन हेल्प कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ यहाँ पे, कार्बन हुआ। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो ऐसे एजेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहे हैं, और जो ऑक्सीडेशन में अगर हेल्प कर रहा है तो चेक कर लेते हैं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, कार्बन का CO2 में हो रहा है। ठीक है, कौन हेल्प कर रहा है, लेड ऑक्साइड हेल्प कर रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, वो है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। हायर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे केमिकल्स हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, ये सब एग्जाम्पल है। रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन तो है ही है, तो रिडक्शन में जो हेल्प कर रहा है तो उसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, और मेटल्स कुछ है जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, फिर छोटा सा टॉपिक और है, इसको भी खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, या उसको हम लोग नेक्स्ट में इसके क्वेश्चंस कुछ करेंगे, साथ में लास्ट टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और कोई समस्या नहीं है। जितनी भी चीजें यहाँ डिस्कस की गई उनको बस ठीक से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।